आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज के संबंध में धार्मिक दशा पर हम एक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज को समझने के पूर्व हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करनी है, जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। असल में भारत में पुरातत्व विज्ञान के अध्ययन तथा पुरातात्विक स्थलों की खुदाई एवं पुरा स्थलों व सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए एक संस्था बनाई गई थी, जिसका नाम है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस संस्था की स्थापना 1861 में की गई थी और इस संस्था के जो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल हुए वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। जैसा कि आप अपनी अगर किताब पढ़े होंगे तो उसमें एक टॉपिक है कनिंघम का भ्रम, और हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अलेक्जेंडर कनिंघम का वो भ्रम क्या था। तो आइए देखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम या जो प्रारंभिक पुरातत्ववेत्ता थे, उनका प्रारंभ में पुरातत्व के संबंध में दृष्टिकोण क्या था। असल में जो भी प्रारंभिक पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्व से संबंधित विद्वान थे, उनकी रुचि इतिहास से संबंधित खोजों के लिए मुख्य रूप से साहित्य पर आधारित थी। वो जो साहित्य में पढ़ते थे, उन्हीं चीजों को साक्ष्य के तौर पर या उन्हें सिद्ध करने के लिए पुरातात्विक स्रोतों की वो तलाश करते थे, या जो अभिलेखों में उन्हें पता चलता था, अभिलेखों से जो ज्ञान होता था, उन चीजों को वो पुरातत्व के साथ रिलेट करना चाहते थे। इस कारण वो पुरातात्विक खोज किया करते थे। तो इसका अर्थ ये है कि असल में वो अन्य जगहों पर या ऐसे किसी स्थान पर या कहीं अनुमान से कोई अब ऐसे खुदाइयाँ करने से वो हिचकते थे जहाँ जिसके बारे में उनको पूर्व से कोई जानकारी न हो। वो उन्हीं स्थलों की खुदाइयाँ करने में रुचि रखते थे जो साहित्य के माध्यम से या अभिलेख के माध्यम से उन्हें जानकारी होती थी। जैसा कि कनिंघम का भ्रम आपके बुक में एक टॉपिक है, इसमें अगर आप देखें तो असल में कनिंघम की भी जो रुचि थी इतिहास की खोजों में, वो उस समय के आरंभिक ऐतिहासिक काल, जो कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस समय को, इसी काल से संबंधित पुरातत्व में उनकी रुचि थी। एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रुचिकर है, अगर आप ध्यान दें इस पर और समझने का प्रयास कीजिए। आप अंदाजा लगाइए, 1921 में पहली बार हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई। इसका अर्थ ये हुआ कि 1921 के पहले हमें यह जानकारी ही नहीं थी कि हड़प्पा नाम की कोई सभ्यता भी थी, या हड़प्पा या पश्चिमोत्तर भारत में एक ऐसी भी सभ्यता थी जिसका समय लगभग आज से 5000 साल पहले है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय तक जो इतिहासकार थे, जो विद्वान थे या जो पुरातत्वविद थे, वो भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी तक ही ले जाते थे, ईसा पूर्व तक ही ले जाते थे। उसके पहले उनका मानना ये था कि यहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी आदिम समाज में रह रहे होंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर आरंभिक ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जा रही है। कनिंघम को असल में हड़प्पा से संबंधित कई पुरावस्तुएं मिली, परंतु वो उन वस्तुओं का विश्लेषण नहीं कर पाए, वो ये अनुमान नहीं लगा पाए कि ये वस्तुएं सही मामले में इतने पुरानी भी हो सकती हैं। यानी वह इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत का जो इतिहास है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भी पहले का हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो इतिहास शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बार आप आद्य इतिहास, प्राक इतिहास और इतिहास शब्द के आधार पर यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है, क्योंकि 6ठी शताब्दी पूर्व जो ईसा पूर्व के समय से हम मानते हैं कि भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। उसके पहले का जो इतिहास था, वो उस इतिहास के बारे में ये अनभिज्ञ थे और वो उसे अभी भी प्राक युगीन ही मानते थे। और तो और जो वस्तुएं इन्हें प्राप्त हुई भी, वो उसका काल निर्धारण नहीं कर सके कि आखिर ये वस्तुएं किस काल की रही होंगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्थापना के बाद भी जो पुरातत्वविद थे,
उनका रुचि इतने प्राचीन समय के इतिहास की खोजों में नहीं रही, परंतु 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में निश्चित तौर पर पुरातत्व विज्ञान ने तरक्की की और इस तरक्की के कारण भारत में भी पुरातात्विक जो खोजें थी उनमें तेजी आई और इसी का परिणाम था कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई। 1922 में रखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई की गई और इन खुदाइयों के आधार पर विद्वानों को इस बात की समझ आ चुकी थी कि निश्चित रूप से उस क्षेत्र में एक ऐसी सभ्यता है जो भारतीय इतिहास को कई हजार साल पहले पीछे ले जाने वाली थी। कई हजार साल पहले पीछे ले जाने का अर्थ ये हुआ कि जब हम कहते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी तक ही उस समय के इतिहास भारत के इतिहास को ऐतिहासिक काल की संज्ञा दे रहे थे, परंतु अब यह इतिहास वहां से लगभग 2000 साल पहले और पीछे जाने वाला था। और इन खोजों के आधार पर 1924 में डायरेक्टर जनरल थे उस समय एएसआई के सर जॉन मार्शल, इन्होंने पूरी दुनिया के सामने इस बात की घोषणा की कि भारत में एक ऐसी सभ्यता है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन है और लगभग आज से 5000 साल वर्ष पूर्व की है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसने भारतीय इतिहास के कालखंड को बहुत ही पीछे धकेल दिया और तो और न सिर्फ पीछे धकेला बल्कि यह एक ऐसी सभ्यता थी जो अभी तक भारतीय इतिहास और भारत के संबंध में जो धारणाएं थी कि यह ग्रामीण संस्कृति वाला देश है, पहली शहरी सभ्यता का दर्शन हड़प्पा सभ्यता ने कराया और इससे इतिहास की धारणा भी बदलती चली गई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी, यहाँ पर एक बात को आपसे निश्चित रूप से शेयर किया जाना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि उस समय के राष्ट्रवादी इतिहासकार जो थे वो इस ज्ञान का इस्तेमाल अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को जो पिछड़ा घोषित किया जाता था, साबित किया जाता था, हमें असभ्य और बर्बर कहा जाता था, उस बात को चुनौती देने के लिए किया गया और भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए भी किया गया। और इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो अंग्रेज हमें असभ्य और बर्बर कह रहे थे, हम एक ऐसे देश से आते हैं जहां लगभग आज से 5000 साल पहले एक शहरी सभ्यता विकसित थी। उस समय अंग्रेज जो थे उनका वो असभ्य थे, हम असभ्य नहीं थे, इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं इस सभ्यता के खोज ने भारतीय इतिहास की अवधारणा को ही बदल के रख दिया। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको एक बॉक्स में पुरातत्व विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है और महत्वपूर्ण शब्दावलियों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। उसमें एक आप देखे होंगे पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल वो स्थल है जहाँ कोई बस्ती पहले रही हो, बाद में उस बस्ती को त्याग दिया गया या उस बस्ती का पतन हो गया हो। लोग वहाँ पर जब रहे होंगे वो अपनी वस्तुओं, अपनी संरचनाओं जैसे भवन आदि, इन वस्तुओं का प्रयोग करके जब उन लोगों ने वहां पर छोड़ दिया और वह बस्ती एबेंडन्ड यानी त्याज्य हो गई, त्याग दी गई, तो उस प्रकार के बस्ती को जब खुदाई की जाती है तो उसे पुरातात्विक पुरा स्थल का नाम दिया जाता है। उसी तरह एक टर्म आया है पुरातात्विक टीला, माउंड, आर्कियोलॉजिकल माउंड बोलते हैं इसे। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि खंड के लगातार इस्तेमाल तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है जिसे टीला कहा जाता है। सामान्य अर्थों में टीला जो हम लोग कहते हैं वह जमीन की सतह से कुछ ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है उसे हम टीला कहते हैं, परंतु यहाँ पर पुरातात्विक टीला का अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो जमीन से बहुत ज्यादा उभरा हुआ कोई क्षेत्र हो। यहाँ पुरातात्विक टीला कहने का अर्थ ये है कि जिस बस्ती में जहाँ पर लोग रहते थे वो लगातार एक स्थान पर ही अपने आवास बनाते रहते थे, इस कारण वो जमीन जो है वो सामान्य से थोड़ी ऊंची हो जाती है। इसलिए उस पुरातत्व से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण जो विज्ञान है स्तर क्रम विज्ञान, यह विज्ञान मुख्य रूप से
भूमि के विभिन्न स्तरों का अध्ययन करता है। खुदाई के क्रम में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, जो स्तर होता है वह हमें किसी संस्कृति को या किसी विशेष कालखंड की संस्कृति को समझने में काफी मदद करता है। असल में जो पुरातात्विक टीला होता है वह कई स्तरों में विभक्त होता है, जो कि एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें जो पूरा वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। इस बात को समझने के लिए आपने इस तरह के कहीं कुएं वगैरह की या किसी गड्ढे की खुदाई, या जब मकान बनाए जाते हैं तो उसके नींव के लिए या खुदाई अगर आपने कहीं देखी होगी, तो इस तरह आपने निश्चित ही अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे जमीन के नीचे जाते हैं वो अलग अलग स्तरों में आपको विभक्त दिखाई दे सकती है। अगर आपने कहीं देखा नहीं है तो जरूर आप कहीं गड्ढे वगैरह की, तालाब पोखर की जो खुदाई होती है उसे ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है यहाँ की मिट्टी का रंग कुछ अलग है, और यहाँ पे ये जो हिस्सा है यहाँ की मिट्टी का रंग अलग है। इसके बाद जब हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ भी कुछ अलग प्रकार की मिट्टी का रंग हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 3 विभिन्न स्तर हो गए। इन स्तरों में अलग अलग प्रकार की हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जो पूरा वस्तुएं होती हैं, और इस आधार पर, इन स्तरों के आधार पर हम कालक्रम का भी निर्धारण कर पाते हैं कि कौन संस्कृति पहले आई। जाहिर सी बात है, जो सबसे निचला जो स्तर होगा ये सबसे पुराना स्तर होगा, जो सबसे ऊपर का स्तर होगा वो सबसे नया स्तर होगा। यानी यहाँ जो हमें वस्तु मिलेगी वो निश्चित रूप से यहाँ इस स्तर से मिलने वाली जो वस्तु है उससे ये पुरानी होगी और ये नया होगा। तो इस प्रकार से एक कालक्रम का निर्धारण हो जाता है कि संस्कृतियों का या किसी खास संस्कृति का किस प्रकार से कालक्रम होता है। वस्तुओं का जो काल निर्धारण किया जाता है वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो विज्ञान में जो खुदाई करने के तरीके हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक अनुलंब खुदाई, दूसरा क्षैतिज खुदाई, जिसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिगिंग बोलते हैं। अनुलंब खुदाई यानी वर्टिकल डिगिंग, और क्षैतिज खुदाई जिसे हम हॉरिजॉन्टल डिगिंग कहते हैं। वर्टिकल खुदाई इस प्रकार ऊपर से नीचे खड़े रूप में होती है, जबकि क्षैतिज खुदाई अगर ये कोई सरफेस है तो इसके पूरे क्षेत्र में खुदाई की जाती है। अनुलंब खुदाई जो कि सीधी है, लंबवत खुदाई की जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात या इसका एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि जो विभिन्न संस्कृतियां होती हैं उसके कालक्रम का हम ठीक ठीक अंदाजा लगा पाते हैं। जबकि क्षैतिज खुदाई में संपूर्ण टीले या उसके एक बहुत बड़े भाग की खुदाई की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पूरे इलाके की खुदाई या कोई एक खास हिस्से की खुदाई की जा सकती है। इससे हम कालक्रम का तो बहुत सही अंदाजा नहीं लगाते हैं, परंतु उस काल विशेष की जो संस्कृति होती है उसका पूर्ण अनुमान लगाने में हम लगभग सफल हो जाते हैं। यानी हम उसके विभिन्न पक्षों का अनुमान लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको आज पसंद आया होगा। इस चैप्टर में मात्र एक और वीडियो की गुंजाइश बनती है जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विषय पर